नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आपको अपने और आपके यूट्यूब चैनल मिशन कर्म क्रांति पर फिर से। मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपका पार्ट 1 बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, उसका पार्ट 1 अपलोड किया था। उसमें मैंने बिहार बोर्ड का क्या पैटर्न है पूरा लंबा से डिस्कस, प्लान क्या होना चाहिए आपके एग्ज़ाम को लेकर के, कैसी तैयारी होनी चाहिए, बोर्ड का क्या चाहती है, एग्जामिनर क्या चाहता है ना, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, सारा चीज़ डिस्कस कर लिया था। 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था और 15 ही क्वेश्चंस नहीं थे, वो लगभग हमको लगता है 15 को 5 से कर दीजिए 75 या 100 क्वेश्चन कहा जा सकता वो था। और उसके साथ था क्या, कॉन्सेप्ट, पूरा टॉपिक डिस्कस किया गया था। तो आप अगर पहला वीडियो नहीं देखे तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप इस अभी वीडियो को रोक लीजिए, पहले चैनल पे है जाइए, उस पहले वीडियो को देखिए जो बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर का पॉलिटिकल साइंस का है, तब जा कर के आप इस वीडियो को देखिए, पॉलिटिकल साइंस वाला दूसरा वीडियो, ठीक है। तो उसके बाद इसको देखिए तब ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इसमें उतना ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि जो उसमें बोल चुका हूँ इसमें नहीं बोलूँगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए चलिए 15वां क्वेश्चन उसमें कर लेते हैं, फिर से एक बार इसको रिपीट कर देते हैं, है ना, कि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट कौन जारी करता है। तो पूरा डिटेल बताया था कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जारी कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन में क्या है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ही आंसर हो जाएगा। हाई कोर्ट भी रहता और सी में रहता ए और बी दोनों, तो दोनों हो जाता, ठीक है। तो ये हो गया, चलिए आगे इसको चर्चा कर लेते हैं, इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन है, आगे चर्चा करते हैं, है ना। आप लोग उस पहला वीडियो को पहले देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। अच्छा, अगला क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग, जिसको आप चुनाव आयोग भी कहते हैं, इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन भी कहते हैं, इसमें कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए, पहले जब चुनाव आयोग का गठन हुआ था तो उस समय एक ही सदस्य होता था, है ना। लेकिन बाद में समय के साथ जब चुनाव आयोग का काम बढ़ा, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बढ़ी तो चुनाव भी बड़े पैमाने पे होने लगे, तो उसमें अब क्या कर दिया गया, 3 सदस्यीय आयोग कर दिया गया। एक होता मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरा होता है उस चुनाव आयुक्त जो उसकी सहायता के लिए होता है, ठीक है। अब चुनाव आयोग की व्यवस्था हुई तो मैं आपको बताया था पहले वीडियो में, इस मतलब पहले क्या, चैनल के पहले वीडियो में नहीं, यानी कि आपके पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर के पहले वीडियो में बताया था कि चुनाव आयोग जो है आपको संविधान के भाग 15 में, संविधान में कितने भाग हैं उसमें डिटेल में बताया था, 22 भाग है, 25 भी कंफ्यूज होते क्यों क्या, सारा बता दिया था। तो संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 29 तक, है ना, सीधे 29 भी 324 भी रहता है, आप लोग इतना ये याद रख लीजिए। अनुच्छेद 324 में क्या है, चुनाव आयोग का, निर्वाचन आयोग का डिटेल इन्फॉर्मेशन है, बताया गया है कि चुनाव आयोग का गठन, चुनाव आयोग का एक संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था किसको कहते हैं, जिसका वर्णन संविधान में हो, जब संविधान लागू हुआ उस समय से ही उसमें हो। तो चुनाव आयोग, उसका स्थापना कब हुआ था, तो आपको क्या 1950 में 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, चुनाव आयोग का गठन हुआ था। इसलिए हम लोग 25 जनवरी को मतदाता जागरूकता दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस, ठीक है। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1950 में। संविधान के किस भाग में वर्णन है, तो भाग 15 में, किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 324 में। तो चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो 3 सदस्य होते हैं। कोई दिक्कत, कन्फ्यूजन है ना, चलिए, तो इसमें नहीं लगता कोई कन्फ्यूजन दिक्कत होगा आप लोग को, चलते हैं। तो हाँ, मुख्य चुनाव आयुक्त, ये भी पूछ लेता कभी कभी, तो 3 में से एक क्या था, मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है, तो 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनका नाम है राजीव कुमार, है ना। राजीव कुमार जी जो है अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस निकाय को, ठीक है, किस निकाय को भारतीय संविधान का संरक्षक या क्या हो गया भाई, अच्छा, इसमें से किस बॉडी को, किस संस्था को, है ना, संविधान का संरक्षक या प्रहरी कहा जाता है ना, किस संस्था को संविधान का संरक्षक या प्रहरी, प्रहरी समझते ना, जागे रहो, प्रहरा मतलब रक्षा करने वाला, रक्षक किसे कहा जाता है,
तो सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दिया गया है संविधान की रक्षा करने का, है ना, क्योंकि संसद संविधान में संशोधन करती है, बदलाव करती रहती है, तो कोई ऐसा न्यूट्रल बॉडी होना चाहिए ना जो देख रेख करे संविधान का। तो सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक माना गया। यदि संसद कोई कानून पास करती है तो जुडिशियल रिव्यू के तहत, न्यायिक पुनराविलोकन के तहत क्या करती है, आपको सुप्रीम कोर्ट उस कानून को अवैध करार दे सकती है अगर वह मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो या संविधान के खिलाफ हो। तो इसी तरह से संविधान का बचाव संरक्षण कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है ना, दिमाग में। अच्छा बताओ, राष्ट्रपति तो अभी उसका चर्चा हालांकि करेंगे। राष्ट्रपति कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, इनका चुनाव 1950 में हुआ था। संविधान कब लागू हुआ? 1950 में ही लागू हुआ था। ठीक है, चलिए निर्वाचन आयोग, अभी हमने चर्चा किया था ना, बताओ निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए कमेंट में। अभी जस्ट मैंने बताया, नहीं अगर याद है तो अभी वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, किस संविधान के किस भाग में है वो भी बता दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 आपको कह रहा है क्या कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में, राज्य में, नोटिस पॉइंट टू बी नोटेड, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो आप देखिए, आप आंसर पहले जान लेते हैं ना। तो आर्टिकल 356, अनुच्छेद 356, टोटल कितने अनुच्छेद है? 395। तो उसी में से जो 356 नंबर का आर्टिकल है उसी के तहत राज्य में क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन। तो देखिए हमारे संविधान में क्या आपातकाल की व्यवस्था की गई है ना, कि देश में जब कभी आपातकाल हो तो उसके लिए कुछ सुझाव, आपातकाल की व्यवस्था की गई हमारे संविधान में। तो संविधान के भाग 18 में कितना भाग है? अभी बताए थे कुछ देर पहले, कितना? 22 भाग है। तो उसमें जो 28वां नंबर भाग है, भाग मतलब चैप्टर है, अध्याय संविधान का, उसमें क्या करा गया है? आर्टिकल 352 से लेकर के, है ना, 52 से लेकर के 60 तक आपातकाल का वर्णन किया गया। उसमें 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन है ना। तो आर्टिकल 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, है ना, राष्ट्रीय आपातकाल जो पूरे देश में लगाया जाता है। ठीक है, जिसके तहत आपके पूरे मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल ये हो गया अनुच्छेद 352 के तहत, जो कि इंदिरा गांधी जी 1975 में लगाए थे। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 356। इसमें क्या, जब किसी राज्य का, जानते, अच्छा बताइए हमारे देश में टोटल कितने राज्य है? वीडियो को रोक करके बताइए, मैं आंसर दे देता हूँ। टोटल कितने राज्य है? 28 + 8, तो कितना हो गया? 36 राज्य। आप कहेंगे सर सठिया गए हैं क्या? अरे भाई 28 वो पूर्ण राज्य है, 8 वो केंद्र शासित प्रदेश, वो भी राज्य है ना। राज्य का एक दूसरा रूप है जिसमें केंद्र का प्रभाव होता है। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो यदि किसी राज्य में क्या है, 28 राज्य में से किसी भी राज्य में आपको चलिए कानून व्यवस्था फेल कर जाए, वहाँ की जो स्थानीय सरकार है, राज्य सरकार है, जैसे बिहार की है, मान के चलिए बिहार सरकार है, अगर उस राज्य को नहीं संभाल पा रही है तो राज्यपाल के सलाह पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में क्या कर देगा? राष्ट्रपति शासन लगा देगा। इसके तहत क्या हो जाएगा कि जो राज्य का विधानसभा वो भंग हो जाएगी, उसकी सारा का सारा शक्ति कहाँ? केंद्र सरकार के पास चला जाएगा, भारत सरकार के पास, यानी कि संसद के पास चला जाएगा, है ना। और उसकी सलाह पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सलाह पे काम करता है, जानते ही है, और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तीसरा प्रकार का आपातकाल क्या है? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल क्या कहते हैं? वित्तीय मतलब समझते हैं पैसा, है ना, वित्त मतलब पैसा। वित्तीय आपातकाल माना जब किसी देश की हालत बहुत ख़राब हो जाती है ना, उसके हाथ में कटोरा आ जाता है, जैसे कि पाकिस्तान, है ना, मतलब बहुत बुरा हाल से गुजर जाता है, उसको अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं होता, देश चलाने के लिए पैसा नहीं होता, देश दिवालिया होने पर होता है, कंगाल होने पर होता है, तो उस केस में क्या कहता है? वह देश वित्तीय आपातकाल लागू कर देता है। इसके तहत क्या होता है? जितने भी अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, मंत्री विधायक होते हैं, सारे के सारे का सैलरी आधा या संसद चाहे तो पूरा समाप्त कर सकती है ना, कम कर देगी। अपना खर्चा जितना जो भी राष्ट्रीय या नेशनल लेवल का प्रोग्राम है उसको कैंसिल कर देती है, कम कर देती है, तो आपातकाल लग जाता है ये सारा। तो हमारे देश में वित्तीय आपातकाल कई बार लगाया बताए तो? कितना बार? एक बार भी नहीं, है ना। ठीक है, राष्ट्रपति शासन तो कितना बार लगा है, आपातकाल भी, राष्ट्रीय आपातकाल भी कई बार लगा है, युद्ध के समय भी, और इंदिरा गांधी जी भी लगाई थी आपको 1975 में। मेन यही है, 1975 से 77 तक 2 साल तक राष्ट्रीय आपातकाल चला था।
ठीक है। 360 के तहत वित्तीय आपातकाल नहीं लगा अभी तक, है ना, तो हमारे देश में एक बार भी नहीं। ऐसा हालत कई बार बना कि लग सकता था, इस तरह से नहीं बना। जैसे कि अभी पाकिस्तान का हालत है, हाथ में कटोरा आ गया है उसके, मतलब कंगाली के कगार पर, अगर कटोरा भी छीन जाएगा तो वहाँ की सरकार क्या कर देगी, आपातकाल लगा देगी। तो उस तरह की हालत एक बार हमारे यहाँ भी हुआ था। खैर चलिए चलते हैं आगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन नंबर 19, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो देखिए पहली नंबर बात, आप इसके आंसर जान लीजिए, लोकसभा। ठीक है, अब चर्चा कर लेते क्यों, कैसे, कहाँ। मंत्रिपरिषद जानते हैं, देखिए हम लोग क्या चुनते हैं, सांसद को चुनते हैं। सांसद किसको चुनता है, प्रधानमंत्री को चुनता है। प्रधानमंत्री अपना क्या बनाता है, मंत्रिपरिषद बनाता है। ठीक है, तो जनता, हम लोग कहाँ रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं। तो लोकतंत्र का बहुत पॉपुलर परिभाषा एक जानते होंगे, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट है। तो हमने अपना प्रतिनिधि चुना है, तो अपना प्रतिनिधि डायरेक्ट चुन करके कहाँ भेजा, लोकसभा में। तो लोकसभा में हमारा प्रतिनिधि है, तो जो मंत्रिमंडल बना है वो किसके प्रति जिम्मेवार रहेगा, जनता के प्रति। जनता का प्रतिनिधि कहाँ है, जनता। अब 140 करोड़ के लोग के घर घर जा करके तो 20 गो 30 गो मंत्री तो जाएगा नहीं, मोदी जी सबके घर तो जाएगा नहीं। तो 140 करोड़ का प्रतिनिधि कहाँ बैठा है, लोकसभा में। तो लोकसभा में वो लोग जवाब देगा, अपना हिसाब किताब देखते हैं ना। बजट कहाँ पेश होता है, पहले लोकसभा में पेश होता है, वहाँ पे चर्चा होता है, डिस्कशन होता है। तो वहाँ पे हिसाब किताब देता है कि सरकार क्या कर रही है, क्यों कर रही है, कैसे करे, कहाँ पैसा खर्च करे, सारा देते। क्यों, क्योंकि जनता का शासन है और जनता का हिसाब देना सरकार का काम है। तो जनता का प्रतिनिधि कहाँ है, लोकसभा में। तो इसलिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति। लेकिन अगर ये पूछ ले प्रधानमंत्री किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है, तो वो हो जाता है राष्ट्रपति के प्रति। क्योंकि देखिए हमारे देश में नाम के लिए तो राष्ट्रपति का शासन है, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख है, उसी के नाम से देश का शासन व्यवस्था चलता है। लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से सारा कुछ नहीं करता, वो अपने सलाह के लिए, शासन चला के लिए एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है ना, जो लोकसभा का नेता होता है। फिर प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करता है। तो ये सारी बात है। तो रबर स्टैंप है बेसिकली राष्ट्रपति अपने देश में, राष्ट्र का प्रमुख है और शासन का प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री। देश का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। तो ये बात हो गई, कोई दिक्कत। अच्छा बताइए, सुप्रीम कोर्ट क्या है, संविधान का संरक्षक, माँ बाप, गार्जियन, है ना, उसको बचा करके रखने वाला। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, लोकसभा राज्यसभा का चर्चा हो ही रहा था, यहीं पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ताकि आगे क्वेश्चन आवे तो फिर उसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन की स्थिति ना बने। तो देखिए संसद का जब भी हम बात करते हैं, संसद जानते हैं ना कि कोई भी कानून बनने के लिए संसद से पास होना जरूरी है, फिर राष्ट्रपति का साइन होना जरूरी है, तो ही जाकर वो कानून बनेगा। जैसे कि खैर चलिए अभी लेते हैं। तो संसद के 3 अंग हैं, मेनली 2 अंग होते हैं। तो दिल्ली में देखिए, मैं संसद में गया, छात्र संसद में गया हूँ, हालांकि वो जो मेन संसद है उसके बाहर से आया, अंदर गया नहीं, भविष्य में देखा, कौन देखा है। चलिए, तो देखिए संसद का मतलब होता है लोकसभा, संसद का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, यही होता मतलब, है ना। अगर कोई कानून बनना है, कानून बनने के लिए क्या होता है, कोई भी बिल आपको लोकसभा में जाएगा, ठीक है, लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में जाएगा, वहाँ पे डिस्कशन होगा, चर्चा होगा। जैसे कि शादी की आयु को लेकर के ले लेते हैं कि लड़कियों की शादी की मिनिमम एज अभी क्या 18 साल है। सरकार चाह रही है क्या कि उसको 21 कर दे मिनिमम एज, ठीक है, जो कि होना भी चाहिए, होने वाला भी है, सभी सरकार में चर्चा भी नहीं। तो उसको लोकसभा में लाएगी, लोकसभा में चर्चा होगा, वाद विवाद होगा, क्यों, कहाँ, कैसे, मेंबर सारा बात करेंगे। फिर लोकसभा मान के चले पास कर दिया, फिर राज्यसभा में चल गया, यहाँ पे भी क्या हो गया, चर्चा होगा, डिस्कशन होगा, ये भी क्या कर दिया, पास कर दिया, वोटिंग होता है, वोटिंग के थ्रू पास कर दिया। अभी तक क्या है, वो बिल है, प्रस्ताव है ना, विधेयक है, बिल यानी कि विधेयक है, चूहा वाला बिल नहीं। अब क्या जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति जैसे ही उस पर साइन कर दिया, है ना, जैसे साइन कर दिया, वो क्या बन गया, वो कानून बन गया। अब यहाँ से वो अप्लीकेबल होगा, अब उसको लागू करना है, जो उसका उल्लंघन करेगा उसको उसमें सजा का प्रावधान भी रहता है। तो ये चीज़ है। तो इसी तरह से कोई भी कानून पास करने के लिए, बनने के लिए, उसको लोकसभा राज्यसभा से पास होकर के राष्ट्रपति के पास जाना होता है। तो राष्ट्रपति संसद के 3 अंग है ये, लेकिन मेनली 2 सामान्य रूप से 2 अंग माना जाता है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। तो लोकसभा क्या है, इसको निम्न हाउस भी कहा जाता है, निम्न सदन, इसको क्या कहा जाता है, निम्न सदन। निम्न मतलब निचला,
निचला सदन, लोअर हाउस इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है, निम्न सदन, ठीक है। इसमें डायरेक्ट जनता का प्रतिनिधि बैठता है, डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि कहाँ बैठता है, आपको लोकसभा में बैठता है, ठीक है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है, उच्च सदन, है ना, उच्च सदन, उच्च सदन कहा जाता है, अपर हाउस, है ना, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, राज्यसभा को अपर हाउस। इसमें क्या है, सभी राज्य विधानसभाओं से विधायक के द्वारा चुने गए सांसद बैठते हैं इसमें। तो ये राज्यों का प्रतिनिधि, राज्यों का सभा, सभा मतलब मीटिंग, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, समझे। तो सभी राज्यों में लोकसभा राज्यसभा के सीट होते हैं, निर्धारित सीट होते हैं। जैसे कि लोकसभा में टोटल कितने सीट है बताइए तो आप लोग, चलो वीडियो को पॉज करके बताओ, तो मैं बताता हूँ कितना, ठीक है, आप लोग पॉज करके बता। 543 + 2 + 7, है ना, 45 तो 45 7 52, ठीक है। टोटल कितना हो गया, टोटल कितना सीट है लोकसभा में, 552 आकर के दिख रहा है ना, 552 हो रहा है, ठीक है। लेकिन टोटल अधिकतम इतना हो सकता है। आप कैसे, आप अभी तुरंत रुक जाओ, उधर पढ़ाना नहीं है, ठीक है। 2 सीट क्या था, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन किसको कहते हैं, अंग्रेज जानते हैं कि हमारे देश पे 200 सालों तक अंग्रेज शासन किया, तो बहुत सारे अंग्रेज यहीं पे शादी विवाह करके बस गए, तो उनके वंशज है, तो उनका भी संसद में प्रतिनिधि रहा ना रहे, इसके लिए संविधान में प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को, एंग्लो इंडियन मतलब वह व्यक्ति जिसका मतलब माता पिता कोई ना कोई भारतीय रहा है या अंग्रेज रहा है जो यहीं बस गया था, तो उसका वंशज कोई भी है तो उसका अगर प्रतिनिधित्व संसद में नहीं है तो राष्ट्रपति 2 व्यक्ति को सीधे बिना चुनाव लड़ाए लोकसभा में भेज सकता था। तो ये पहले सिस्टम था, लेकिन अभी 1-2 साल पहले इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया कट, ठीक है। 7 को कहाँ से फिर आ गया, तो देखिए हमारा जानते हैं ना जम्मू कश्मीर में POK वाला क्षेत्र, पाकिस्तान कश्मीर का कुछ हिस्सा कब्जाया हुआ, 1/3 हिस्सा POK, जिसको हम लोग किसी न किसी दिन ले ही लेंगे जब समय आएगा। तो जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, POK के कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर, यानी कि कश्मीर का वह हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में, वहाँ भी तो लोग रहते हैं। तो जब उसको हम अपने अंदर में कर लेंगे, भारत में मिला लेंगे, तो वहाँ से भी 7 लोग चुन करके क्या आएंगे, लोकसभा में आएंगे। तो अभी तो वो हमारे अंदर में है नहीं, किसी दिन जब आएगा मोदी जी का दिमाग घसकेगा तो हो सकता है। तो ये भी गया ऊपर कट, ये भी गया कट। तो अभी कितना सदस्य टोटल अभी हमारे लोकसभा में, 543। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। अभी देखो इतना कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया, तो कन्फ्यूजन है कि 552 है, 50 है, ये अब ठीक है। अच्छा चलिए आगे आते हैं। लोकसभा चर्चा हो गया, अब आते हैं राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा, तो राज्यसभा को देखिए उच्च सदन कहा जाता है, बता ही दिया। इसमें टोटल कितना सीट है, तो इसमें भी देखिए हम लोग चर्चा कर लेते ढंग से, है ना। चलो लोकसभा राज्यसभा में डिटेल में बता देता हूँ। देखो राज्यसभा में 229 + 4, है ना, पहले एक बार मिटाने दो, रुको। राज्यसभा में कितने सीट है इसको आप देखते हैं, 229 + 4 + 12, कितना हो गया, 33, 12 + 5। चलो आप कहोगे क्या क्या लिख रहे हैं सर, देखो 229 + 4 + 12 + 5, इसको करोगे तो 29, ये दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 233। अब 12 को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 200, मतलब ये 12 जोड़ दोगे तो हो जाएगा तुमको 245, ये हो जाएगा टोटल 245। चलिए तो देखिए 229 क्या होता है, राज्य से, जो 28 गो राज्य है वहाँ से क्या लोकसभा में लोग चुन करके आते हैं, 28 राज्य से। 4 गो क्या केंद्र शासित प्रदेश से चुन करके आते हैं, जैसे दिल्ली, कितना केंद्र शासित प्रदेश है बताओ, 8 गो है, उसमें से 8 केंद्र शासित प्रदेश में से सिर्फ 2 गो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ विधानसभा, 2 गो कौन, एक दिल्ली, एक आपको क्या पांडिचेरी, जिसको पुद्दुचेरी भी कहते हैं, पुडुचेरी या पुदुचेरी या पांडिचेरी। तो वहाँ से, तो एक व्यक्ति वहाँ से, 3 गो दिल्ली से। तो टोटल जो इलेक्शन इलेक्टेड 233 लोग का चुनाव होता है, 229 लोग 28 गो राज्य से, 4 गो लोग यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से चुन करके आते हैं, ठीक है। टोटल कितने लोग राज्यसभा में चुन करके आते हैं, 233 लोग। तो फिर मैंने ये 12 क्यों लिखा है, तो 12 को जो लोग हैं उसको राष्ट्रपति क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं।
किसी भी क्षेत्र के लोग है ना, खेल किसी भी नहीं, शिक्षा, खेल, विज्ञान, कला, इन सब क्षेत्रों में बहुत अच्छा योगदान करने वाले लोग जो राष्ट्रपति को लगे इन्होंने क्या शिक्षा में, विज्ञान में, खेल में, कला में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो इस लोगों का आवाज़ भी क्या है संसद में पहुंचना चाहिए। तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पे उस 12 लोगों को क्या कर सकता है, राज्यसभा में भेज सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अभी आप मैरी कॉम का नाम सुने होंगे, मैरी कॉम बॉक्सर है ना, सुपर वुमन मैरी कॉम, वो क्या राज्यसभा के सदस्य है अभी वर्तमान में भी, हाँ है। चलिए, इनका नाम पीटी उषा उड़न पड़ी, वो भी अभी राज्यसभा की सदस्य है। तो वो लोग क्या है, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, राष्ट्रपति जो 12 को नॉमिनेट करते हैं ना, उसको नॉमिनेट, मान के चलो मैं पढ़ाता हूँ, अगर राष्ट्रपति को लग जाएगा कि नहीं बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाता, शिक्षा में बहुत लोगों का बदलाव लाया, तो हमको भी भेज सकते हैं। तो ऐसा करके बिना चुनाव लड़े, बाकी जो 233 लोग हैं वो चुनाव लड़ करके आते हैं। तो 12 लोग को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, राज्यसभा में सीधे भेज सकते हैं। आप कहेंगे ये 5 को क्या, तो फिर वही बात, 5 को क्या कि जो पीओके वाला क्षेत्र है वो एक दिन हमारे पास आएगा, तो वहाँ से भी तो 5 लोग चुन करके आएंगे ना। तो अधिकतम संख्या कितना होगा राज्यसभा में, अधिकतम संख्या हो सकता है 250, लेकिन वर्तमान में कितना है 245। तो राज्यसभा में कितना है लोग अभी 245, उसमें से चुनाव कितना का होता है 233 का। राष्ट्रपति कितने को मनोनीत करता है, 12 को। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, ये कितना बार पूछा गया क्वेश्चन था आपके एग्जाम में, और कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछता है, फिर पूछेगा आपके एग्जाम में भी, कंपटीशन में भी। तो ध्यान से सुन लीजिए टोटल। तो चलिए, तो लोकसभा में टोटल कितना सीट है अभी वर्तमान में 543। अब कोई मनोनीत नहीं होता है। राज्यसभा में टोटल कितना अभी सीट है 245, 233 की कोई इलेक्शन होता है। अच्छा, राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन कौन करता है, विधायक। विधानसभा में जो विधायक सबको हम लोग चुन करके भेजते हैं अलग अलग राज्यों में, केंद्र शासित 2 प्रदेशों में, तो वो विधायक क्या करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ठीक है, सब राज्य में अपना अलग अलग सीट है। लोकसभा में डायरेक्ट जनता चुनती है। अच्छा, सब राज्य का राज्यसभा लोकसभा में हिस्सेदारी तय है। जैसे अपने बिहार की बात करती है, पूछा गया है, पूछेगा फिर से, बिहार से लोकसभा में कितने लोग चुन करके जाते हैं, 40 लोग चुन करके जाते हैं। राज्यसभा में कितने लोग चुन करके जाते हैं बिहार से, 16 लोग चुन करके जाते हैं। अच्छा, यूपी से कितना लोग चुन करके लोकसभा में जाते हैं, तो यूपी का जनसंख्या देखते हैं बिहार से लगभग डबल है, वहाँ 20, 22, 25 करोड़ है, यहाँ 12, 13 करोड़ है। ठीक है, तो वहाँ से 80 लोग यूपी में। तो राज्यसभा में कितना 31 लोग जाते हैं यूपी में। तो देखते रहे, जिस राज्य की जितनी जनसंख्या उसी के अनुपात में क्या है, उसको लोकसभा और राज्यसभा में क्या प्रतिनिधित्व दिया गया है, संख्या यानी कि सीट दिया गया। ठीक है, चलते हैं। अच्छा, और कुछ चीज़ें लोकसभा राज्यसभा से संबंधित। अच्छा बताओ, लोकसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो जानते हैं 5 साल पे चुनाव होता है। 5 साल के बाद मोदी जी कहने आते भाइयों बहनों हमको वोट दो। ठीक है, तो 5 साल। अच्छा बताओ, राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, आप लोग कहेंगे 6 साल। गलत, एकदम गलत है ना। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा क्या है, अस्थाई सदन है। 2 सदन है ना, लोकसभा सदन मतलब घर, समझे, संसद का घर, संसद। तो लोकसभा राज्यसभा, तो राज्यसभा के अस्थाई, ये कभी भंग नहीं होती है। इसका कार्यकाल क्या अनंत है, जब तक देश चलेगा संविधान के से तब तक रहेगा। अब अलग बात है किसी दिन कोई तानाशाह आ गया, अलग बात है, समझे। तो राज्यसभा क्या है, अस्थाई है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, कहेंगे नहीं सर हम तो पढ़े हैं कुछ, तो आप ये पढ़े होंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का है, 6 साल का। ठीक है, तो जब सदस्य का कार्यकाल तो घाव का क्यों नहीं, तो क्योंकि ये सदस्य एक ही बार में रिटायर नहीं होते हैं, है ना। इनका जो प्रत्येक 2 साल पे क्या होता है, 1/3 सदस्य, सॉरी 1/3 है ना, 1/3, प्रत्येक 2 साल पे क्या होता है, 1/3 सदस्य क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है। मान के चलो कितना है, 245 सदस्य है। इसका तुम 3 से भाग दो तो कितना का, 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3 बच गया, तो पॉइंट में कुछ आ जाएगा, 3 × 1 = 2, तो फिर बच्चा 3 × 7 = 21, क्या सीधे, मतलब प्रत्येक 2 साल पे 82 को सदस्य क्या करेगा, राज्यसभा से रिटायर होगा। फिर 82 लोग चुन करके आएंगे, फिर अगला 2 साल में जो अन्य बचल था वो उसमें से 82, फिर अगला में से 82, इसी तरह से नए लोग आते जाते हैं, पुराने लोग जाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो हम रिटायर हो गए इस बार राज्यसभा से, मान लो, तो फिर हम चुनाव लड़ेंगे, फिर भी जीत जाएंगे तो आ सकते हैं। तो इस तरह से राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, ये अस्थाई सदन है। अब आते हैं लोकसभा पे। लोकसभा क्या है,
अस्थाई सदन है ना, अस्थाई सॉरी अस्थाई सदन है। लोकसभा क्या है, अस्थाई। प्रत्येक 5 साल पे क्या होता है, लोकसभा भंग होती है ना, प्रत्येक 5 साल पे लोकसभा भंग होती है ना, क्योंकि 5 साल में सभी 543 लोगों का चुनाव होता है एक ही बार में चुन कर के आता है, जिसको ज़्यादा संख्या मिलता है तो वही सरकार बनाता है। अभी जैसे मोदी जी की सरकार है तो ये क्या है, अस्थाई सदन है, ये क्या है, अस्थाई सदन है। कोई दिक्कत, किंतु परंतु। तो एक क्वेश्चन था, हम लोगों ने बहुत लंबा डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो इतना इसलिए डिटेल में, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बनेगा कैसे कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, अनंत। राज्यसभा अस्थाई है, उसका कार्यकाल है। हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो 6 साल। राज्यसभा के सदस्य कितने साल बाद रिटायर होते हैं, तो प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, फिर आते हैं नए। क्या वही भी रिपीट हो सकते हैं, समझे। चलिए, उच्च सदन किसको कहते हैं, राज्यसभा को। निम्न सदन किसको कहते हैं, लोकसभा को। अच्छा, लोकसभा में बैठने के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए, तो 25 साल। अब हम अगले साल 2024 में हम योग्य हो जाएंगे लोकसभा में बैठने लायक, ठीक है। चलो, अच्छा, राज्यसभा में बैठने के लिए कम से कम कितना एज चाहिए, 35 साल, है ना, इसलिए इसको उच्च सदन कहा था। एजेड लोग इसमें बैठते हैं, ठीक है। तो मिनिमम में जितना होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, तो लोकसभा राज्यसभा से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकता है उसका हमने क्या कर दिया, डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब इसको ध्यान से सुनो, एक एक वर्ड, एक एक शब्द क्या इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाएगा आप लोग के क्वेश्चन आपके एग्जाम में, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, ये देखो, पहला वीडियो में हमने बताया था, ये फिर से पूछ दिया, चुनाव आयोग का वर्णन, चुनाव आयोग जिसको निर्वाचन आयोग को कहते हैं, उसका वर्णन किस अनुच्छेद में, बताओ। हम बताए थे ना, बताओ आप लोग, वीडियो को रुक लो और आप बताओ। आंसर तो मैं दे ही दूंगा। पहला वीडियो में बताया था, डिटेल में, पूरा डिटेल में बताया था। कितने में वर्णन है, अनुच्छेद 324 से 29 तक वर्णन है, ठीक है। तो 24 यहाँ पे है, 324 ही आप याद रखो, आप बिहार बोर्ड के लेवल पे है ना, बाद में 324 में। अगर यहीं पे पूछ दे चुनाव आयोग का वर्णन किस भाग में, 22 को भाग है ना, तो उसमें कितना नंबर भाग में, 15, है ना। 15 नंबर भाग में क्या है, संविधान के भाग 15 में क्या, चुनाव आयोग का वर्णन है, ठीक है। चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं, मैंने बताया था ना पहला वीडियो में, कितने बताओ, 3। एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरा दूगो उसको सहायता के लिए चुनाव आयुक्त। चुनाव के टाइम में इसका काम क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, है ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब का चुनाव करवाना, है ना। तो यह बहुत ताकतवर संस्था है, संवैधानिक संस्था है ना। चुनाव के टाइम में ये बहुत ताकतवर हो जाती है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत, किसी को कोई किंतु परंतु तो पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई अगर और भी कोई डॉट या कुछ ऐसा मिस्टेक हो जाए तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा, या कोई डॉट भी बच जाए तो बताना। और हाँ, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपका कोई भी साथी जो एग्ज़ाम दे रहा है 12th का, पॉलिटिकल साइंस उसका है, तो आप उसको ये वीडियो भेज दीजिए ताकि उसका भी एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आ जाए। ऑब्जेक्टिव 50 में 50 सही हो ही जाएगा, उसके अलावा सब्जेक्टिव में भी उसको बहुत सहायता होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, साथ साथ कुछ चर्चा, आप ऑप्शन दिया तो थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो अनुच्छेद आप लोग जानते हैं कितना है टोटल, 395। तो उसमें जो अनुच्छेद 368 है ना, उसमें संविधान संशोधन के बारे में दिया है कि संविधान में संशोधन कैसे करा जा सकता है। आपको बताया था ना, संशोधन का मतलब क्या होता है, कुछ बदलाव, संविधान में कुछ जोड़ देना या कुछ घटा देना, उसे ही क्या कहते हैं, संविधान संशोधन कहते हैं। तो अनुच्छेद 338 में संविधान का जो भाग 20 है, टोटल 22 को भाग है ना, उसमें से जो 20 नंबर भाग है उसमें क्या है, संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए, तो आगे बैठ कर के आगे चर्चा करते हैं। चलिए, अच्छा ये भी क्वेश्चन, किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है। देखिए, अभी हमने संसद आपको पढ़ाया था, ठीक है। संसद का 2 हाउस बताए थे, एक लोकसभा, राज्यसभा और फिर एक राष्ट्रपति मिला करके। उसी तरह से क्या होता है, तो उसको संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति होता है ना। उसी तरह से तो राज्य हमारे देश में था ना, राज्यों का, भारत क्या राज्यों का संघ, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1 में कहता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, हमारे राज्य में अलग अलग राज्यों में क्या विधानमंडल है। विधानमंडल का मतलब होता है विधानसभा, चलिए इसको मिटाते हैं,
विधानमंडल, इंग्लिश में लेजिस्लेचर कहते हैं, इसका मतलब होता है विधानसभा। स्क्रीन पे लिखना होता है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है लिखने में, ठीक है। मैं बोलता हूँ, हालांकि लिखना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन स्क्रीन पे देखिए सामने में लिखता हूँ तो दिक्कत होता है। विधानसभा प्लस विधान परिषद, शॉर्टकट में लिखते हैं, ठीक है। विधान परिषद प्लस राज्यपाल, प्लस राज्यपाल। देखिए जैसे हमारे देश का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। उसी तरह से किसी राज्य का प्रमुख होता है कौन? राज्यपाल होता है, ठीक है। तो कोई भी कानून बनने से पहले, जैसे कि बिहार सरकार को दारू बंद करना है, मान के चलिए, करना क्या कर दिया है उस कानून बना करके, तो ये दारू चलो बंद कर दिया, फिर सब मान लो में बहुत बेरा लोग है, बहुत डिमांड करता पीता है, अभी भी मिल ही रहा है, मिलता है, बंद क्या हुआ, अब ब्लैक में अब कहीं महंगा मिलने लगा। तो मान के चलो सरकार को लगा कि दारू बंद करने से सरकार को बहुत घाटा है, लगाया कि उसको क्या दारू फिर से हमको खोलना, तो ऐसे मुँह से नीतीश जी खोल देंगे। वो विधानसभा में विधेयक लेकर के जाएंगे, देवी भाइयों बहनों, है ना, विधायक जी, हम क्या करना चाह रहे हैं कि फिर से दारू खोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो विधानसभा में क्या होगा, वो बिल जाएगा, उस पर डिस्कशन होगा कि नहीं दारू खोलेगा तो ये होगा ये होगा ये होगा, कुछ कहेगा नहीं खोल दो, क्योंकि विधायकों सबको चाहिए ना, वो लोग भी पीता है, सब नहीं पीता है, ठीक है। तो विधानसभा में जाएगा, उस पर चर्चा होगी, कुछ कहेगा खोल दो, कुछ कहेगा नहीं खोलो, बहुत चर्चा होगा, फिर वोटिंग होगा, वो क्या कर दिया, उसको पास कर दिया कि नहीं खोल दो। फिर क्या आ गया, विधान परिषद में आ गया, ठीक है। विधान परिषद में कहेगा, इस पर भी चर्चा हुआ कि क्या खोल दो बंद कर दो, खोल दो बंद कर दो, इस तरह से। ये अगर मान के चलो पास नहीं करा तो बिल वहीं पे रद्द, कैंसिल। ये भी मान के चलिए पास कर दिया, ठीक है। तो आप कहाँ जाएगा, राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल उसको साइन कर दिया, मान के चलिए ना, राज्यपाल क्या कर दिया, साइन कर दिया, तो क्या बन गया अब कानून। आप क्या आराम से खूब मिल लगा, फिर ठेकेदारी चलो ना, खुलने लगा, ठीक है। फिर से खुल जाएगा, दारू खुल जाएगा कानून के तहत, ठीक है। लेकिन अगर राज्यपाल साइन नहीं करेगा तो कैंसिल। और भी तरीका है, इसमें इनको करना ही पड़ता है, बहुत तरीका नहीं, भी खैर डिटेल में क्लास में डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को। तो इसको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, विधानमंडल। लेकिन ये जो विधान परिषद जो है ना बीच वाला, ये सब राज्य में नहीं है, टोटल 7 राज्य में था, एक जम्मू कश्मीर अब राज्य रहा नहीं, तो उसमें तो रहेगा ही नहीं, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो कितना बचा, 6 राज्य। तो टोटल 6 राज्य में विधानमंडल है, जिसमें से विधानमंडल तो सबको कहेंगे, क्योंकि विधानसभा राज्यपाल है तो उसको भी विधानमंडल कहेंगे, विधानसभा विधान परिषद और राज्यपाल है तो भी विधान परिषद। तो सिर्फ 6 राज्य है हमारे 28 राज्य में से जहाँ क्या है, विधान परिषद है, ठीक है। तो विधान परिषद कौन कौन है, जोड़ा में जोड़ लो। हम बच्चों को जब बताते हैं तो मैप पे बताते हैं, क्लासरूम में जब बताते हैं, 3 जोड़ा, 3 साथ एक ही साथ। तो जब भी हम लोग बोलते हैं यूपी बिहार एक साथ, दोनों का बॉर्डर शेयर होता है, कल्चर भी सेम है, यूपी बिहार, जब भी लोग बोलते हैं अच्छा यूपी बिहार के हैं, इस तरह से अगर बाहर में जाते हैं गाली सुनने के, मतलब काम करने जाते हैं तो लोग जाता है तो यूपी बिहार वाला है ना। तो ये शर्म की बात है हमारे बिहार सरकार के लिए, समझे, मत बोलना किसी को बिहार सरकार हो। चलो, तो बिहार यूपी बिहार में क्या है, विधान परिषद भी है, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक और नीचे महाराष्ट्र, दोनों का बाउंड्री शेयर होता है, एक जोड़ा यूपी बिहार जहाँ विधान परिषद है, एक दूसरा जोड़ा कर्नाटक और महाराष्ट्र, वो दोनों में है, 2 जोड़ा हो गया, ठीक है। दो जोड़ा मतलब 4। तीसरा जोड़ा देखिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उसमें भी विधान परिषद है, तो 3 जोड़ा यानी कि 6। तो किस किस राज्य में विधान परिषद है, यूपी बिहार कर्नाटक महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तेलंगाना, 3 जोड़ा में, तीनों सटल है, तीनों दू करके सटा हुआ अलग अलग जगह पे मैप रहता है। इसमें तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि संसाधन का अभाव है, जो रिकॉर्ड भी बहुत कैसे तैसे करके कर रही ले आऊँ। चलिए, तो समझ में आ गया, 6 राज्य में है विधान परिषद। तो आप बताइए, बिहार है ऑप्शन में, है ना, तो बिहार में है विधान परिषद, एकदम है, यूपी में है, एकदम है, कर्नाटक में है, एकदम है, राजस्थान में नहीं है। तो राजस्थान में क्या होगा, विधान परिषद से पास होगा और सीधे राज्यपाल के पास जाएगा, ठीक है। और भी कई फायदे होते हैं विधान परिषद को, जैसे कि नीतीश कुमार जी, वो विधायकी का चुनाव कभी नहीं लड़ते, सीधे विधान परिषद में चले जाते हैं, वो अलग अलग माध्यम है उसका जाने का, ठीक है। तो उसी के तहत क्या है, आपको वहाँ से चलते बहुत फ़ायदा नुकसान है। किसी दिन क्या, आप लोग के लिए तो नहीं, अगला जो मैं फरवरी या मार्च में यूट्यूब पे अपना 12th का बैच लॉन्च कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, टॉपिक वाइज होगा, विथ कॉन्सेप्ट होगा, सबके फ़ायदे के लिए होगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग अति करेंगे फरवरी या मार्च में, तो उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। अच्छा चलिए, अब विधानसभा की चर्चा हो रही है, तो बिहार में विधानसभा, बिहार की राजधानी कहाँ है बोलो तो पटना में हमारे पूरे बिहार से विधायक बैठते हैं। तो उस बिहार विधानसभा में कितना सदस्य है, तो 243,
बिहार विधानसभा में कितना सदस्य है? 243, जिसको डायरेक्ट जनता चुनती है। विधान परिषद है, बिहार विधान परिषद में कितना सदस्य टोटल? 75। ठीक है। अब देखो लोकसभा राज्यसभा से कंफ्यूज नहीं होना, लोकसभा राज्यसभा कहाँ? दिल्ली में। तो लोकसभा में डायरेक्ट जनता चुनती है, वहाँ कितना बिहार से? 40। राज्यसभा में डायरेक्ट जनता चुनती है और डायरेक्ट जनता नहीं चुनती, विधायक के माध्यम से वहाँ चुनते हैं, उसमें कितना बिहार की हिस्सेदारी? 16। तो कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, चलिए आगे चलें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता? संयुक्त मतलब जब एक से ज़्यादा हो, संयुक्त तभी है ना। चलिए, तो संसद का मतलब अभी हम बताए थे कुछ देर पहले कि लोकसभा, राज्यसभा, दूगो घर और राष्ट्रपति। तो जब कोई बिल, मान के चलो दारू वाला, कि पूरे भारत में दारू बंद करा, चलो बिहार में ना बंद है, अब अन्य जगह चल रहा है, मोदी जी का मन घसक गया, चलो कि नहीं नहीं पिएंगे, नहीं पीने देंगे। ठीक है, तो जैसे कहते हैं ना, नहीं खाएंगे नहीं खाने देंगे, करप्शन के मामले में कहते हैं, तो कहेंगे नहीं पिएंगे नहीं पीने देंगे। तो लोकसभा में लेकर के आए बिल कि आज से भाइयों बहनों हम चाहते हैं कि भारत में क्या हो जाए? दारू बंद हो जाए, शराब बंद हो जाए। ठीक है, लोकसभा में बहस हुआ, डिस्कस हुआ। ठीक है, लोकसभा में उनको बहुत अच्छा खासा बहुमत है, तो वो पास करा लिए लोकसभा में। लेकिन राज्यसभा क्या? राज्यों का प्रतिनिधित्व है, सब राज्य में तो मोदी जी का सरकार नहीं, बिहार में जैसे नहीं है। तो बिहार से तो राजद जदयू का सपोर्ट चाहिए उसको, तेलंगाना में नहीं है मोदी जी का सरकार, तमिलनाडु में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, हिमाचल में नहीं, बहुत सारे राज्यों में नहीं, और सब राज्यों का प्रतिनिधि राज्यसभा में है। तो जरूरी नहीं है कि राज्यसभा में उनकी बात चले, उनका भी कई सारे राज्यों में विधायक है, तो हमेशा वहाँ बहुमत नहीं रहता है, लेकिन लोकसभा में है। तो लोकसभा में तो पास करा लेंगे, लेकिन लोकसभा में पास कर दिया, राज्यसभा ने पास नहीं किया, तो कानून बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। अभी आपने पढ़ा था, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बावजूद बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा तो साइन होगा। तो राज्यसभा मान के चले क्या कहें? नहीं भाइयों बहनों हम पिएंगे और पीने भी पिलाएंगे भी, नहीं पास किया तो मोदी जी क्या करेंगे? आप उनको तो आप जब ठान लेते हैं तो करिए के मानते हैं। तो लोकसभा में कितना सीट होता है? पढ़ें बताइए। 543 बहुत होता है। राज्यसभा में कितना होता है? 245। अभी वर्तमान की स्थिति जो पूरा डिटेल बता दिया है, पहला इसी वीडियो में शायद बताया ना उसमें। तो अब बताइए लोकसभा का संख्या ज़्यादा है, तो अब दोनों को एक साथ बैठा देंगे और तो अब वोटिंग करवाएंगे, तो किसका वर्चस्व हो जाएगा? लोकसभा का। और लोकसभा में जनरली जो सत्ता पक्ष होता है उसका वर्चस्व होता है। तो जब बात नहीं बनता है लोकसभा राज्यसभा में, तो क्या करता है? राष्ट्रपति श्री 108 करता है, श्री 108। राष्ट्रपति श्री 108 के तहत दोनों सदन को, लोकसभा राज्यसभा के तहत भाइयों बहनों बैठ जाओ एक साथ और मिल करके बात डिस्कस कर लो। तो श्री 108 करके क्या करता है? लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त बैठक बुला लेता है, एक के साथ मीटिंग बुला लेता है कि दोनों बैठ जाओ एक के घर में और तब डिस्कस करो और तब वोटिंग करो और पास कराओ। तो अनुच्छेद 108 का मतलब अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने क्या बोला? राष्ट्रपति बैठक बुलाता है। तो आप इसका आंसर सीधे क्या मारने लगेंगे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ना, एकदम गलत, क्योंकि राष्ट्रपति मैंने क्या बोला? बैठक बुलाता है, अध्यक्षता नहीं करता है। तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है बैठक। तो संयुक्त बैठक, तो लोकसभा में अपना अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष अभी ओम बिरला जी है। राज्यसभा का अपना अध्यक्ष होता है जिसको चेयरमैन कहते हैं, सभापति कहते हैं। तो राज्यसभा का सभापति कौन होगा? जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा। तो बताओ भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? अभी जगदीप धनखड़ जी है ना। तो राज्यसभा का सभापति कौन होगा? जगदीप धनखड़। वो कितना लोग का मीटिंग का हेडिंग करते हैं? 245 का। और लोकसभा का अध्यक्ष 543 का हेड होता है, तो वो थोड़ा बड़ा होगा ना, दोनों सांसद ही है। तो दोनों का जब एक साथ मीटिंग होगा तो दो अध्यक्ष थोड़ी होगा, एक ही ना अध्यक्ष होगा। तो उस मीटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, ना कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति किस मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं? राज्यसभा के मीटिंग का, है ना। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा। तो देखिए एक चीज़ से मैंने कई सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से मैंने कई चीज़ें दूर कर दी। संयुक्त बैठक का मतलब क्या होता है समझ में आ गया? जब लोकसभा राज्यसभा को किसी बात को लेकर के मतभेद हो, वोटिंग में नहीं बन पाता हो, तो दोनों को साथ बैठा करके निर्णय लिया जाता है।
ठीक है। तो क्या हो गया, संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। किस अनुच्छेद के तहत, 108 के तहत। उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष। अभी में कौन है लोकसभा का अध्यक्ष, ओम बिरला जी है, ठीक है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है, जो उपराष्ट्रपति है भारत का, कौन है उपराष्ट्रपति, जगदीप धनखड़। राष्ट्रपति कौन है बताओ अभी कमेंट सेक्शन में, द्रौपदी मुर्मू जी है, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन है, इसको कौन नहीं जाता भाइयों बहनों, है ना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत है ना। चलो इसी के साथ आप बताओ भारत के प्रथम राष्ट्रपति बता दो कौन है कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा बता दो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, ये बता दो। इसके अलावा बताओ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ये बता दो। 3-4 क्वेश्चन इसके साथ, है ना, फिर आगे चलते हैं। देखिए इसका चर्चा मैं कर चुका हूँ ना, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। अब इसको मैं जवाब दूँ, इतना डिटेल में बता ही दिया हूँ। कितना होता है बताओ, 6 साल होता है। राज्यसभा का नहीं पूछ रहा, सदस्यों का। देखो यहाँ पे सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल। 5 साल किसका होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, है ना। तो अब विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल ये भी 5 साल। अच्छा, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल वो भी क्या होता है, 6 साल। लोकसभा में कितने साल में मिनिमम है, जा सकते हैं 25 साल, विधानसभा में 25 साल। अच्छा, राज्यसभा में मिनिमम 35 साल, विधान परिषद में 35 साल मिनिमम। विधान परिषद का कार्यकाल 6 साल, राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल। देखते हो विधानसभा, राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा एक, विधान परिषद और राज्यसभा एक, दोनों का मतलब कंसेप्ट एक ही तरह का लगभग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, इसमें कुछ बच गया बताने को, चलो ठीक है, कुछ नहीं बता। अच्छा, लोकसभा में संघ शासित प्रदेश से कितने सदस्य हो सकते हैं, अब बताओ। संघ शासित प्रदेश मतलब केंद्र शासित प्रदेश, यूटी, यूनियन टेरिटरी इसको शॉर्टकट में कहें, केंद्र शासित प्रदेश। तो पता है ना आप लोग को, 28 को राज्य है, 8 को केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है वह जगह जहां डायरेक्ट केंद्र सरकार का प्रतिनिधि कोई शासन करता है, वहां पे विधानसभा नहीं होती। मतलब 2 अपवाद है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, फिर भी वहाँ विधानसभा, बाकी 6 में नहीं है, ठीक है। लेकिन उसको उतना पावर नहीं है, कुछ लिमिटेड पावर दिया गया है विधानसभा होने के बावजूद भी। तो 8 है, उसमें से बोल रहा कि लोकसभा में संघ शासित प्रदेश से कितने लोग चुन करके आ सकते हैं मैक्सिमम। तो बताओ कितने लोग आएंगे चुन करके, मैंने बताया था पिछले वीडियो में पूरे डिटेल से, बताओ। तो 20 लोग चुन करके आते हैं, ठीक है। और राज्यसभा में कितने लोग आते हैं केंद्र शासित प्रदेश से, बताओ। अभी बताए थे ना हम, 4 लोग, 3 को दिल्ली से और 1 पांडिचेरी कहिए या पुदुचेरी कहिए वहाँ से, ठीक है। कोई दिक्कत, चले आगे। चलिए, कितना देर का वीडियो हो गया, अच्छा 42 मिनट, चलो 30 तक चलते हैं। डिटेल में पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत। अच्छा देखिए, कोर्ट, अब यहाँ पे आ गया क्वेश्चन अगला कोर्ट से रिलेटेड, इसको भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। बोल रहा है कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश यानी कि जज की सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट का एज क्या, आयु मतलब एज। जो हाई कोर्ट का जज होता है यानी कि उच्च न्यायालय जिसको कहते हैं, उसके सेवानिवृत्ति, उसके जजों का सेवानिवृत्ति का आयु क्या है, तो वो क्या है, 62 साल, ठीक है। 62 साल हाई कोर्ट का जो जज होता है उसका मैक्सिमम एज क्या, 62 साल तक वो कोर्ट में मतलब जज रह सकता है, ठीक है। बट आप लोग जाते हैं, लगभग सभी राज्यों के लिए एक कोर्ट होना चाहिए, लेकिन हमारे कई ऐसे राज्य हैं जिसमें बहुत कम पॉपुलेशन, जैसे सिक्किम जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य है, वहाँ का जनसंख्या मात्र 6 लाख है, ठीक है। अब उसके लिए भी एक हाई कोर्ट दे दे। अब बिहार का जनसंख्या 13 करोड़ है, और उसके लिए भी एक हाई कोर्ट दे दे तो दिक्कतें ना हो जाएगा, और भी बहुत चीज़ें हो जाएगी। तो इतना कोर्ट करेंगे, सरकार के पास उतना संसाधन है, तो उस सब के लिए वो कोर्ट है असम में, ठीक है, उस सब के लिए। तो टोटल हमारे देश 28 को राज्य है, 8 को केंद्र शासित प्रदेश है, तो सब मिला जुला करके टोटल 25 को क्या है, हाई कोर्ट है, ठीक है। 25 को हाई कोर्ट है, जैसे पटना हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट है ना, केरला में अपना है, सब राज्य का अपना अपना है, चेन्नई हाई कोर्ट है ना, इस तरह से टोटल कितना है, 25 हाई कोर्ट है। 25 हाई कोर्ट में अपना अपना जज होता है, ठीक है। तो उसका जो हाई कोर्ट का जो जज होता है उसका अधिकतम आयु कितना होता है, 65 साल तक वो रह सकते हैं। 65 साल के बाद वो रिटायर होते हैं। सॉरी 62, 65 किसका, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं उनका रिटायरमेंट का एज क्या है, 65 साल, अधिकतम वो 65 साल तक वो कोर्ट में रह सकते हैं। तो ये हो गया इसमें क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट तो जानते हैं कितना है, एक ही होता है ना, दिल्ली में है।
उसमें कितना जज है? 33+1। 33 को जो जज है वो एक क्या मुख्य न्यायाधीश CJI, ठीक है। जानते हैं ना, कोई मामला है आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसला दे आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आ गया ना, वही भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितना है, मतलब हाई कोर्ट कितना है, अभी बताया ना कितने हैं? 25। चलो कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया? शक्ति का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर किया गया है। तो देखते हैं, तो हमारे देश में 3 प्रकार की शासन व्यवस्था है। क्या? केंद्र सरकार, भारत सरकार, यानी कि केंद्र यानी कि भारत सरकार जो कि अभी मोदी जी का चल रहा है, ठीक है। एक क्या? राज्य सरकार जो 28 गो राज्य में चलती है, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश में से 2 गो विधानसभा में है उसमें, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो केंद्र में सरकार हो वही राज्य में हो, और जरूरी नहीं कि जो केंद्र का जो विषय है, जो इशू है, वो राज्य का भी इशू हो। दोनों का इशू अलग अलग है और शक्ति का विभाजन होना भी चाहिए। तो बिहार में देखिए अभी क्या है, RJD की सरकार है और JDU की सरकार है, कांग्रेस भी इसमें शामिल है, अलग पार्टी की सरकार है। अभी देखिए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का सरकार है, कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी का सरकार है, केंद्र में क्या है? BJP का सरकार है। तमिलनाडु में DMK का सरकार है। देखिए क्षेत्रीय दल वाला भी मैं कवर कर ले रहा हूँ, है ना। उड़ीसा में चल जाइए आपको कि बीजू जनता दल का सरकार है, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री है। बंगाल में चल जाए, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का TMC तृणमूल कांग्रेस का सरकार है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकार है ना। तो सब राज्य का अपना कंडीशन, परिस्थिति, मामला अलग होता है। तो उसके लिए कानून बनाने के लिए भी समय भी, पावर भी चाहिए। तो हमारे देश में संविधान में व्यवस्था की गई, शक्ति का विभाजन कर दिया गया। संविधान में कितना अनुसूची है टोटल बताइए? मैं पहला वीडियो में डिटेल से बताया था टोटल कितना है, 8+4। तो उसी में जो 8+4 क्यों बोला है वो पहला वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। तो 7वीं अनुसूची है, कहाँ गया भाई, भाग गया। संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें क्या है? विषयों का वर्णन किया गया है, ठीक है। उसी में शक्ति का विभाजन कर दिया गया। केंद्र सरकार के पास क्या शक्ति रहेगा, राज्य सरकार के पास क्या शक्ति रहेगा। शक्ति मतलब पावर। उसमें शक्ति का विभाजन कर दिया गया है। उसमें 3 गो लिस्ट बना दिया गया। एक क्या? केंद्र सूची। एक क्या कहते हैं इसको? केंद्रीय सूची, इंग्लिश में कहते हैं यूनियन लिस्ट। एक क्या? राज्य सूची। देखिए स्क्रीन पर पेन से उंगली से लिख रहा हूँ तो इसलिए दिक्कत हो जा रहा है, क्या सुन के समझ लीजिए। एक क्या है? राज्य सूची। क्लास के बच्चे सब तो समझ पा ही रहे होंगे, राज्य सूची। तीसरा क्या है? समवर्ती सूची। एक क्या? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची जिसको संघ सूची भी कहते हैं, उसमें जो विषय है, उसमें जो टॉपिक लिखा हुआ है, उसमें कितना है? 97+3 मतलब 100। 3 क्यों? 3 बाद में जोड़ा गया। जब संविधान लागू हुआ था उस समय 97 टॉपिक था, जैसे कि सुरक्षा, बैंकिंग, करेंसी, मुद्रा, है ना, विदेशी संबंध, ये सारा जो मामला है इससे संबंधित कोई कानून बनाना होगा या कोई निर्णय लेना होगा तो कौन लेगा? बिहार सरकार, यूपी सरकार, ममता जी नहीं ना, केंद्र सरकार, भारत सरकार जो अभी मोदी जी की वो लेगा। वही सिर्फ उस विषय पे क्या कर सकता है? कानून बना सकता है। और भी बहुत सारा विषय है, ठीक है, जो केंद्रीय सूची में आता है, ठीक है। हाँ मान तो केंद्रीय सूची में कितना विषय? 97+3 मतलब 100। पहले 97 था, 3 को बाद में जोड़ा गया, ठीक है। 100 टॉपिक है। टॉपिक जैसे मतलब शिक्षा तो खैर समवर्ती में आ जाता है। बता दें, जनगणना, विदेशी संबंध, रक्षा, मुद्रा, करेंसी, RBI, ये सारा मामला क्या आ जाता है? केंद्रीय सूची। उस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, ठीक है। दूसरा बताइए क्या? राज्य सूची। राज्य सूची में कितना विषय है? 66-5। इसका मतलब क्या हुआ? 61। 5 क्यों? 5 को बाद में कम कर दिया गया था, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन, 42वां 1976 के तहत। इसके तहत क्या? 61 को विषय इसमें है ना। 61 को विषय में क्या करेगी? राज्य सरकार कानून बना सकती है। जैसे कि आगे आपको स्वास्थ्य, है ना, और भी जो लोकल मुद्दे, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस व्यवस्था, इस तरह का जो इशू है ना, उस सबसे संबंधित कानून क्या कर 61 को टॉपिक दे दिया। उससे संबंधित कानून कोई बनाना होगा तो राज्यसभा बनाएगी, मतलब राज्य सरकार बनाएगी। राज्य का जो विधानमंडल है, विधानसभा है, वो बनाएगी कानून, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, अगर विधानसभा नहीं हो तो, या विधानसभा भंग हो तो राज्यपाल के सलाह पे, विधानसभा अगर भंग होगा तो राज्यपाल के सलाह पे
जो संसद है, जो देश की संसद, वो भी इस 61 विषय में से क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। लेकिन कब? जब आपातकाल, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन हो, यानी कि विधानसभा भंग किया हो या राष्ट्रपति शासन हो, तो करा जा सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है कि शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है, तो टोटल 12 को में से 7वां नंबर का जो अनुसूची है उसमें कितने विषय का वर्णन है? 3 विषय। एक कौन? केंद्रीय सूची, संघ सूची जिसको कहते हैं, राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। संघ सूची में कितना विषय है? 97 + 3 100। मैं अलग क्यों लिखता हूँ ऐसा? क्योंकि याद रहे आपको, सीधे 100 लिख देता है ना। 66 - p क्यों लिखा? सीधे 61 लिख देता, क्योंकि आपको याद रहे कुछ अलग। आप मार्केट, घर से कहीं जाते हैं, मार्केट जाते हैं, कहीं जाते हैं, फिर तो बहुत कुछ सैकड़ों हजारों प्रकार की चीज़ देखते हैं, लेकिन कुछ अलग देख लेते तो आपको याद रहता है ना कि अच्छा हाथी देख लिए, घोड़ा देख लिए, ऊँट देख लिए, तो घर पे कहता है मम्मी वहाँ ऊँट देखे थे, हाथी देखे थे, है ना। अच्छा कुछ ऐसा यूनिक चीज़ देख लिए थे। इसी तरह से तो याद करने का एक तरीका होता है कि पढ़ाई को कुछ यूनिक बना दीजिए। ठीक है, चलिए, तो राज्य सूची में कितना विषय है? स्टेट लिस्ट में 61। अब एक तीसरा सूची है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, उसमें आपको क्या है? 47 + 5, यानी कि 52 विषय है उसमें। जैसे कि क्या हो गया आपको? शिक्षा हो गया, है ना, जनसंख्या नियंत्रण हो गया। इस तरह के बहुत सारे 52 टॉपिक है। उस पर अगर कानून बनाना होगा तो केंद्र सरकार भी बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है, लेकिन अगर केंद्र और राज्य दोनों एक के साथ बना दे तो किसका चलेगा? ताकतवर कौन है? केंद्र सरकार, भारत सरकार, उसका चलेगा, राज्य सरकार का नहीं चलेगा। सेमी टॉपिक पे बना दिया तो ठीक है, नहीं तो दोनों भी बना सकता है। स्वास्थ्य हो गया, जनसंख्या नियंत्रण, ये सब इसका विषय है। तो आपको ये पूछेगा शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। कितने विषयों का वर्णन है? 3 विषयों का। कौन कौन? संघ सूची, यानी कि केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय? 97 + 3। राज्य सूची में 66 - 5 यानी कि 61। समवर्ती सूची में 47 + 5 यानी कि 52। कोई दिक्कत? टोटल कितना अनुसूची है? 8 + 4 यानी कि 12। कोई दिक्कत? चला आगे। चलो, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए बहुत कॉमन सा आंसर है। तो 24 अप्रैल को क्या पंचायती राज दिवस मनाते हैं? देखो आपको अगर याद भी नहीं है तो देखो, 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस, हमारा संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? चाचा नेहरू का जन्म दिवस, है ना, बाल दिवस। तो अब बचा यही ना, ऐसे भी एलिमिनेट कर दिए, अलग अलग कर लिए। लेकिन आप देखिए 24 अप्रैल 1993 से क्या हमारे देश में क्या किया गया? पंचायती राज संस्थाओं का क्या करा गया? गठन करा गया। पंचायती राज संस्था का गठन करने का उद्देश्य क्या था कि लोकल, नीचे स्तर पे भी लोग क्या, जनता अपना प्रतिनिधि चुने, जिसमें मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर, जिला परिषद सदस्य, है ना, प्रमुख, इन सबका चुनाव होता है ना। तो उसका गठन किया गया किस संविधान संशोधन के तहत? तो देखिए 93वां संविधान संशोधन, 93 संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत क्या किया गया? संविधान में 8 गो अनुसूची था ना, तो उसमें फिर एगो 1951 में 9 को जोड़ दिया गया, 9वां, 10 को 1985 में जोड़ दिया गया, 11वां अनुसूची जोड़ा गया। ठीक है, 11वां अनुसूची जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत 11वां अनुसूची जोड़ा गया। ठीक है, उसमें क्या किया गया? पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया कि अब देश में केंद्र सरकार, राज्य सरकार ही दो ही को नहीं रहेगा, अब स्थानीय सरकार भी रहेगा, लोकल गवर्नमेंट भी रहेगा, जिसमें जनता अपना प्रतिनिधि आसपास के, क्योंकि लोकल इशू को लोकल लोग ही जानेंगे अच्छे तरह से, इस उद्देश्य से स्थापित किया गया था। तो पंचायती राज संस्था का स्थापना कब किया गया? 1993 में। किस अनुसूची के तहत? 11वीं अनुसूची में है। किस संशोधन के तहत? 73वां संशोधन। कब हुआ? 1993 में। अच्छा, अभी आपने केंद्र सूची, राज्य सूची में पढ़ लिया था, बताओ केंद्र सूची में कितना विषय? 100। राज्य सूची में कितना विषय? 61। उसी तरह से पंचायती राज को भी कोई विषय दीजिएगा तब ना पावर का विभाजन होगा। तो इसको क्या है? 29 गो विषय दिया गया, 29 गो टॉपिक दिया गया कि आप इस पर आप कानून बना सकते हैं। जैसे स्वच्छता, पेयजल, पानी, नहीं तो हर घर नल जल वाला योजना, हालांकि वो तो लूट वाला योजना है, पानी और पैसा दोनों का बर्बादी होता है उससे। 29 गो टॉपिक दिया गया कि पंचायती राज सरकार बनाएगी। ठीक है, स्वच्छता हो गया, उसी में से टॉयलेट ये सारा चीज़ हो गया, आवास ये सब हो गया, पुल बनाना है छोटा मोटा, उसके लिए नहर नाला ये सब के लिए भी है छोटा मोटा, उसके लिए
घाट बनाना है, पोखर का जीर्णोद्धार करवाना, इस तरह का जो 29 गो टॉपिक है किसको दे दिया गया, पंचायती राज सरकार को, कि जाओ भाई अब तुम अपना लोकल खेलो। ठीक है, तो आपको ये पूछे कि पंचायती राज संस्था को कितने विषय दिया गया है, तो 29 विषय। कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन समझ में आ गया? पूछा गया क्वेश्चन है, पूछेगा बार बार। चलिए आगे। अच्छा, इसे से तथ्य एक और चीज 73वां हो ना गया, तो इसमें एक जोड़ दो, 73 को काट दो, 74 मतलब इस समझ में खत्म। 74वां संविधान संशोधन किया गया 1993 में ही, और उसके तहत क्या किया, 11वां था ना, अब 12वां अनुसूची जोड़ा गया। बोला कि भाई लोकल गांव में तो दे दिया स्थानीय सरकार, अब जो सिटी है, शहर है, जैसे मैं दरभंगा नगर में रहता हूँ, तो वहाँ का भी लोग को भी तो कुछ अलग तरीका का दो ना, वहाँ का तो सिस्टम अलग है। तो बोला कि चलो ठीक है, तो क्या करा जाए, शहरी स्थानीय निकाय का गठन किया जाए, जिसको आप नगर निगम कहते हैं, नगर पालिका कहते हैं, है ना, छोटे स्तर पे नगर परिषद कहते हैं, नगर पंचायत कहते हैं। तो नगर निगम वाला जो सिस्टम है शहर के लिए, उसका स्थापना किया गया किस अनुच्छेद के तहत, किस संशोधन के तहत, 74वां संविधान संशोधन। कब किया गया, 1993 में किया गया। ठीक है, तो इसको भी कौन सा अनुसूची संविधान में जोड़ा गया, 12वां अनुसूची जोड़ा गया। अब हो गया ना टोटल 12 को अनुसूची। चलिए, तो इसको कितना, 29 को इसको दे देगा, नहीं। बोला कि भाई शहर तो कम में है ना पूरे देश में, पूरे 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग पूरे देश का मात्र कितना, शायद 13%, हाँ 13 या 11% जनसंख्या शहर में रहता, बाकी जो अगर 11 ही प्रतिशत, शायद 11, 9, 20, हाँ 89% क्या है, गांव में रहता। तो गांव को ज़्यादा टॉपिक दिया जाए, शहर में कम में रहता था, कम में। तो 18 को विषय, 29 को नहीं, शहरी निकाय को क्या दिया गया, 18 को टॉपिक दिया गया कि भाई तुम इस पे कानून बनाओ। जैसे नाली हुआ, नल नाली जारी, देखते शहर में सब जगह नाली सबके घरे घरे रहता है, टोटी वाला पानी और भी चीज़ें। तो 18 को टॉपिक दिया गया, साफ सफाई, ये सारी चीज़ें। तो समझ में आ गया किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिका का गठन किया गया, तो 12वीं अनुसूची के तहत। किस संशोधन के तहत, 74वां संविधान संशोधन। कब हुआ, 1993 में हुआ। पंचायती राज संस्थान का गठन कब किया गया, 1993 में। किस अनुच्छेद संशोधन के तहत, 73वां, 1993 में। कितने विषय पंचायती राज सरकार को, 29 विषय। स्थानीय शहरी निकाय को कितना, 18 विषय। कोई दिक्कत, कन्फ्यूजन? चले आगे, चलो 30 तक करते हैं वीडियो। अच्छा 57, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन आएगा, अरे हम बोल ना दिए, जो कॉन्सेप्ट देना देंगे तो वो सब क्वेश्चन आएगा। बिहार बोर्ड में ना, हम जो अभी बिहार बोर्ड के जो कौन है हेड, आनंद, कौन नाम है, आनंद किशोर जी नाम है उनका, आनंद किशोर जी शायद नाम है, उनसे हमारा बात हुआ था वीडियो बनाने से पहले। बोले थे कि आप ये बता दीजिए, यही हम बोर्ड में क्वेश्चन में छाप देंगे, तो आप लोग ध्यान से सुन करके पूरा याद कर लो। आनंद किशोर जी जो है बोर्ड के चेयरमैन, उनसे हमारी बात हो गई है, ये सारा ही जो हम बोल रहे हैं वो आएगा। ठीक है, चलो अगला देखिए, 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया, फिर आंसर दें हम इसका, मजाक है अभी ना बताए हैं, कब बताओ, आंसर बताओ कमेंट में, वीडियो रोक करके बताओ जल्दी से। तो 1993 में है ना, कब, 1993 में। आंसर आ गया, आंसर डी। चलो आ गया 30वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। आप देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। क्वेश्चन ठीक है, ऑप्शन गलत है, समझे, क्योंकि ये कोई आंसर है, अनुच्छेद इतने अनुच्छेद है संविधान में, पगला नहीं गया बिहार बोर्ड वाला। देखते हैं गलती वो लोग भी करता है। टोटल 395 को अनुच्छेद है, उसमें से 1985 का अनुच्छेद क्या आ जाएगा, 2001 अनुच्छेद क्या आ जाएगा। तो क्वेश्चन ठीक है, ऑप्शन गलती दिया गया, ठीक है। लेकिन हम लोग तो पढ़ा लिखल है, आप लोग भी पढ़ा लिखल है ना भाई, 12th में है ना, हम लोग सीधा कर लेते हैं। चलिए, तो हम आंसर सीधे बता भी चुके हैं। बताओ किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। तो संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है। और संविधान के भाग कितना बताओ, चैप्टर नंबर 20 है ना, चैप्टर 20 में, संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। उसमें बताया गया कि संविधान में आप कैसे बदलाव कर सकते हैं, कुछ जोड़ना और कुछ घटाना। कोई क्या कहते हैं, संविधान में कुछ जोड़ दीजिए या कुछ घटा दीजिए, उसे क्या कहते हैं, संशोधन कहते हैं। तो कोई दिक्कत किसी को, समझे। तो संविधान के बाद तो ऑप्शन गलत था, हमने ठीक कर दिया ना कि कुछ से कुछ दिया, बिहार बोर्ड वाला भी पकड़ाया गया है ना। चलिए,
तो 30 को हो गया। अब अगला जो 30 है ना, अब हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो 1 घंटा का हो गया, ठीक है। तो आप देखिए आपको कैसा लगा वीडियो, बताइए कमेंट करके, है ना। और इसके अलावा एक बात तो ठीक है, आप पूरा मेरा सीरीज अगर देख लेंगे 4 को, हमको लगता है 4-5 को वीडियो बनेगा। उसके अलावा हमको नहीं लगता बाहर से कोई क्वेश्चन, क्योंकि इतना टॉपिक डिस्कस कर दिया है ना कि उसी से क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो आप उसको ढंग से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, है ना। और उसको 2 बार 3 बार सुन लीजिए आराम से, आंख बंद करके। अगर इसमें दिक्कत होता है तो आंख बंद करके, क्योंकि याद करने में सुनने किसी को सुनने में बहुत आसान होता है, क्योंकि मेरे जो क्लास के बच्चे उसको बड़ा मज़ा आता है जब हम बोलते रहते थे क्लास में। तो मेरा आवाज़ भी थोड़ा सा पतला है, मीठा है ना, सर के जगह लोग मैडम ही बोल देता है कॉल पर, नया लोग। चलो, तो आपको मज़ा भी आएगा। तो आराम से वीडियो को आंख बंद करके सुन लीजिए 2-3 बार, है ना। फिर जाकर के जो मॉडल पेपर सब है या क्वेश्चन बैंक है, आप उसको टिक मारेगा, धड़क धड़क बनेगा। फिर आप इतना ही पे मत रुकिए, आप OMR शीट पे आप क्वेश्चन आंसर कीजिए, ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा बताइए, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ क्या करिए, जो भी एग्जाम पॉलिटिकल साइंस जिसका, उसको शेयर कर दीजिए। और एक अनाउंसमेंट भी कि फरवरी या मार्च से हम क्या करेंगे, 12th का फ्रेश बैच अपने यूट्यूब चैनल पे शुरू कर देंगे, ठीक है। क्योंकि उद्देश्य हमें बताया था चैनल पे, अभी 2 महीना हुआ है चैनल का, बीच में मैं 20-22 दिन से गायब था, बहुत सारा रीजन था, है ना, उसकी वजह से। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको हाँ, अपने दोस्तों को, किसी आपके कॉलेज का ग्रुप है उसमें भेज दीजिए, जिसका पॉलिटिकल साइंस होगा अपना देख लेगा। फिर मैं हिस्ट्री भी करूँगा, अभी ये पॉलिटिकल साइंस खत्म करने के बाद हिस्ट्री करूँगा, और भी अगर कोई सब्जेक्ट आप लोग डिमांड करेंगे तो उसका भी कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग बताएंगे ढंग से। चलिए, ठीक है, थैंक यू।